नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। आज यानी मंगलवार 31 अगस्त को रात 1 बजे अफगानिस्तान में अमेरिका की औपचारिक मौजूदगी ख़त्म हो गई। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान में करीब 100 से ज़्यादा अमेरिकी हो सकते हैं, लेकिन सुपर पावर की फ़ौज अब दक्षिण एशिया के इस मुल्क से रुखसत हो चुकी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें अफगानिस्तान के पिछले 32 साल का इतिहास दर्ज है। बाईं तरफ की तस्वीर सोवियत संघ की सेना के मेजर जनरल बोरिस ग्रोमोव की है, जो 15 फरवरी 1989 को अफगानिस्तान की ज़मीन छोड़ने वाले अंतिम सोवियत सैनिक लीडर थे। दाईं तरफ की तस्वीर आज की है, जब अमेरिकी सेना के मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू मंगलवार रात 1 बजे अफगानिस्तान की ज़मीन छोड़ते हुए अपना आखिरी कदम उठा रहे थे। वास्तव में ये एक युग का अंत था, एक ऐसा युग जिसमें अमेरिका को दुनिया के सामने बेहद शर्मसार होना पड़ा। सोच समझकर मैं आज बात करेंगे अफगानिस्तान में आज से शुरू हुए तालिबान राज की। 20 साल बाद सत्ता में वापसी कर अब तालिब किस तरह की सरकार बनाएंगे, दुनिया के मुल्कों के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ तालिबान की कितनी पटेगी। लेकिन इसके पहले आज के दिन का एक मंजर देख लेते हैं। अमेरिकी फ़ौज अपने पीछे बहुत सारा स्टेट ऑफ द आर्ट सैनिक साजो सामान छोड़कर चली गई है, जिसकी कीमत करीब 85 अरब डॉलर है। जाते जाते वो भरसक इन हथियारों, जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को बेकार करके जाने का दावा कर रही है, यानी उनके अलावा कोई और ताकत इन सब का इस्तेमाल न कर सके। लेकिन अमेरिकी फ़ौज के जाने के कुछ घंटों के भीतर ही कंधार में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखा, जिसमें एक आदमी लटका हुआ था। अब कोई अमेरिकी तो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा नहीं रहा होगा, तो फिर क्या कोई तालिब था या उनकी मदद करने वाला कोई और मुल्क का कोई और पायलट। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक रिपब्लिकन सांसद का कहना था कि इस समय तालिबान के पास इतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं जितने दुनिया के 85% देशों के पास नहीं होंगे। ब्लैक हॉक अमेरिका का सबसे मॉडर्न जंगी हेलीकॉप्टर है, जिसे ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया गया था। Is that the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. इस सांसद का ये भी कहना था कि तालिबान के पास अब वो अमेरिकी बायोमेट्रिक उपकरण भी हैं जिनमें उन अफगान नागरिकों के फिंगरप्रिंट, आँखों का स्कैन और बायोडेटा सेव्ड है जिन्होंने पिछले 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज की मदद की थी। अगर ये सब अभी भी अफगानिस्तान में हैं तो तालिबान इन्हें खोज कर बदला लेने का काम कर सकते हैं। खैर, आज सुबह के उजाले में तालिबान के बहुत से नेता काबुल हवाई अड्डे पहुंचे और तस्वीरें खींची और खिंचवाई और मीडिया के सवालों के जवाब दिए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमेरिका के ऊपर जीत हम सब की है। अब इस हम सब से उनका क्या मतलब था, ये उन्होंने नहीं बताया। मुजाहिद ने कहा कि तालिबान दुनिया के सभी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि उनका देश तालिबान की कहनी नहीं बल्कि करनी पर फैसला करेगा कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। इसकी कसौटी लोगों के लिए आवाजाही की आज़ादी, आतंकवाद पर तालिबान का रवैया और अफ़गानिस्तान में आम शहरी, खासकर महिलाओं और माइनॉरिटीज़ के हक़ पर उसके रवैये से जाहिर होगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि तालिबान सरकार बनाने में कई ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जिसमें एक इस्लामी अमीरात की स्थापना शामिल है। जब मुजाहिद से पूछा गया कि चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका ने इस्लामी अमीरात की स्थापना का विरोध किया है, तो तालिबान प्रवक्ता का जवाब था कि देश के अंदरूनी मामलों पर फैसले का हक सिर्फ अफगानिस्तान के नागरिकों को है और बाकी दुनिया को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साफ है, तालिबान अफगानिस्तान पर अपने हिसाब से सरकार पर चलाएंगे। ऐसे में दुनिया को उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। फरवरी 2020 में अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच दोहा कतर में बनी सहमति में तालिबान ने वायदा किया था कि वो अल-कायदा से अपने रिश्ते ख़त्म करेगा और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। तालिबान और अल-कायदा विचारधारा की ज़मीन पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
उनके रिश्ते बहुत पुराने हैं और इनमें कोई बदलाव होगा ऐसा नहीं लगता। कल यानी सोमवार को डॉक्टर अमीनुल हक का एक वीडियो वायरल हुआ। डॉक्टर हक ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी चीफ रहा था। 10 साल के बाद वो अफगानिस्तान में अपने घर नंगरहार में फिर दिखाई दिया। उसके साथ तालिबान लड़ाकों की एक बड़ी तादाद थी जो हथियारों से लैस थे। अमीनुल हक ने साल 2001 में तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे ओसामा को तब बचाया था जब अमेरिका ने भारी बमबारी की थी। बाद में इसने खुद भागकर पाकिस्तान में शरण ली थी और अब तालिबान की वापसी के बाद इसकी भी वापसी हुई है। इसके जैसे ही कई और आतंकवादी हैं जिनमें हक्कानी नेटवर्क के मेंबर शामिल हैं जो अब अफगानिस्तान में 2001 से पहले की तरह खुलेआम घूम रहे हैं। क्या यही सिलसिला आईसिस खुरासान के मेंबर्स या चीन के वीगर मूल के लोगों के ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM के लड़ाकों के साथ अब अफगानिस्तान में दिखाई देगा? आईसिस खुरासान वो आतंकवादी संगठन है जो इस्लामी फंडामेंटलिज्म लागू करने में तालिबान से भी 10 कदम आगे है। हमेशा तो नहीं लेकिन कई बार इसका तालिबान के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। ETIM से चीन खार खाता है। फिर पाकिस्तान में जन्मे और उससे शह पाने वाले लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों को लेकर तालिबान का रुख क्या रहेगा? दुनिया इन सब बातों पर तालिबान को आंकेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध कितने अच्छे या तल्ख होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको यहाँ बताते चलें कि तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली बॉर्डर लाइन, जिसे डूरन लाइन कहते हैं, उसे मानने से इनकार कर दिया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने इसके लिए बड़ी कोशिश की। वो मीर तकी मीर का शेर है ना, इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते आगे भविष्य में कैसे रहेंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।